दोस्तों नमस्कार। दोस्तों भारत में सर्दियां क्या शुरू हुई, पारे के साथ साथ लोहे के रेट भी सिकुड़ने लगे। लंबे समय तक लोहे के रेटों में बेतहाशा वृद्धि के बाद गिरावट की खबर भले ही कुछ राहत भरी लगे, लेकिन गिरावट के बावजूद भारतीय बाजारों से डिमांड गायब है। डिमांड तो दरअसल काफ़ी अरसे से गायब थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील के बेहतर दामों के चलते स्टील कंपनियां रेट बढ़ाती जा रही थीं। लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट गिरने लगे, इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा। और अंतर्राष्ट्रीय स्टील बाजार का एपिसेंटर तो चाइना ही है, तो बात एक बार फिर चाइना से ही शुरू करनी पड़ेगी। इस एपिसोड में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2 महीनों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते लोहे की दिशा व दशा दोनों बदल गए। अंत में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रेट और भी नीचे जा सकता है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लोहे की बात लोहे वालों तक अवश्य पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई आयरन ओर के रेटों में गिरावट से। जब इस वर्ष सेकेंड हाफ में चाइनीज गवर्नमेंट ने कार्बन एमिशंस कम करने हेतु अपने स्टील प्रोड्यूसर्स पर उत्पादन कम करने का दबाव डाला, तो इसका सीधा असर पड़ा आयरन ओर पर। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आयरन ओर का रेट जुलाई के मुकाबले लगभग आधा रह गया। लेकिन आयरन ओर के रेटों में गिरावट का असर इसलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि इसी दौरान जुलाई, अगस्त व सितंबर महीने में कोयले का रेट बेतहाशा बढ़ने लगा। कोयले की कमी के चलते दुनिया के अनेक देशों में बिजली का संकट उत्पन्न हो गया, और जैसे ही लगा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तभी अक्टूबर महीने में चीन ने अपने यहाँ बंद पड़ी कोयला खदानों के मुंह खोल दिए। न सिर्फ मुंह खोल दिए, बल्कि कोयले की होर्डिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। नतीजा यह हुआ कि दुनिया भर में नवंबर और दिसंबर महीने में कोयले का रेट 40% तक गिर गया। कोयले में आई गिरावट के चलते स्टील इंडस्ट्री में यूज होने वाले कोकिंग कोल के रेट में भी 18% तक गिरावट आई। आयरन ओर और कोकिंग कोल में आई गिरावट से स्टील इंडस्ट्री पर रेट कम करने का दबाव बढ़ने लगा। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते रही सही कसर चीन की सी सर्फर्स के लिए 7 वीक क्वारंटाइन पॉलिसी ने पूरी कर दी। 7 हफ्ते के लंबे क्वारंटाइन पीरियड की वजह से न सिर्फ शिपिंग लाइन के लिए मुश्किलें बढ़ी, लेकिन पोर्ट्स से स्टील मूवमेंट में भारी गिरावट दर्ज हुई। स्टील निर्यात बाधित हुआ तो पोर्ट्स पर स्टील की इन्वेंट्री बढ़ने लगी। क्रिसमस और नववर्ष के आगामी छुट्टियों के चलते भी यूरोपियन और अमेरिकन स्टील यूजर्स ने अपना आयात कम किया। पिछले कुछ महीनों में चाइना के अपने स्टील कंजम्पशन में भी भारी गिरावट आई, जिसका बहुत बड़ा कारण रहा वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड का दिवालिया होना। एवरग्रैंड के दिवालिया होने से वहां के रियल एस्टेट में भारी मंदी है, जिसके कारण इस वर्ष चीन में स्टील कंजम्पशन 1% से भी अधिक गिरने का अनुमान है। यह 1% सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन चीन में स्टील की खपत का साइज इतना बड़ा है कि 1% की गिरावट विश्व भर के समीकरण बिगाड़ देने के लिए काफ़ी है। एवरग्रैंड क्राइसिस इकोनॉमी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसने स्टील इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा फर्क डाला है। हो सका तो मैं इस पर अलग से एक विस्तृत एपिसोड बनाने की कोशिश करूंगा। बहरहाल इन सभी फैक्टर्स के चलते भारत के स्टील निर्यात पर असर हुआ। HRC का एक्सपोर्ट प्राइस जो सितंबर में 930-960 के ब्रैकेट में चल रहा था, वह अब 750-800 के लेवल तक गिर चुका है। इस गिरावट के चलते भारतीय स्टील मैन्युफैक्चरर्स को लोकल बाजार में सप्लाई बढ़ानी पड़ी, जहां मांग पहले से ही सुस्त थी। नतीजतन स्टील कंपनीज को अपना रेट अक्टूबर-नवंबर के मुकाबले 2 से 3 रुपए तक कम करना पड़ा। इस वक्त सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या रेट और गिर सकते हैं। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले चलिए इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। इस महीने आयरन ओर फिर से ऊपर की ओर रुख कर रहा है। चीन में 31 दिसंबर तक उत्पादन कम करने के दबाव की डेडलाइन खत्म होने के बाद अगले महीने से चाइनीज स्टील प्रोड्यूसर्स फिर से स्टील प्रोडक्शन में तेजी ला सकते हैं, जिससे आयरन ओर का रेट और ऊपर जा सकता है। वहीं स्क्रैप का रेट कोई खास नीचे आया ही नहीं। जनवरी में भी नीचे आने का कोई चांस नहीं है। कोकिंग कोल थोड़ा बहुत नीचे आया, लेकिन इस वर्ष के शुरुआती दौर के मुकाबले में इसका रेट अभी भी 3 गुना ऊपर है। यानी कि रॉ मटेरियल फ्रंट पर स्टील प्रोड्यूसर्स को कोई राहत मिलने की संभावना कम ही है। डिमांड साइड की बात करें तो क्रिसमस और नववर्ष की छुट्टियों के बाद अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां बढ़ेंगी
और आगामी महीने में निर्यात फिर से एक बार लय पकड़ सकता है। घरेलू डिमांड भले ही सुस्त हो, लेकिन इसके बावजूद फाइनेंशियल ईयर की अंतिम तिमाही में हर इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है। अगली तिमाही में ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होने वाले सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई भी बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके चलते कार प्रोडक्शन पहले से बेहतर हो सकता है। इन सभी फैक्टर्स के चलते हमारा मानना है कि फिलहाल सुस्त मांग के चलते चौतरफा दबाव के बावजूद इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स और रेट कम करने से संकोच करेंगे। इसके विपरीत अपने ऊपर आ रहे दबाव को काउंटर करने के लिए हमारी समझ से वे कमोडिटी स्टील में 1 से 1.5 रुपया बढ़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। दोस्तों, एक बात और मैं यहां ऐड करना चाहूंगा कि यह सारा विश्लेषण कमोडिटी स्टील के लिए है और इसका स्पेशल एंड अलॉय स्टील से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि लोहा बाजार में पिछले 6 महीने के तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद वे अभी भी दूसरी और तीसरी तिमाही के प्राइस इंक्रीज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली कहावत स्पेशल एंड अलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए ही बनी है। दोस्तों, आज का यह एपिसोड शिव कृपा ऑटो इंडस्ट्रीज द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। पंजाब के इंडस्ट्रियल हब लुधियाना में स्थित यह कंपनी रेलवे कंपोनेंट्स, ऑटो पार्ट्स, एग्रीकल्चरल पार्ट्स, फोर्ज्ड एंड मशीन फ्लैंजेस, स्कैफोल्डिंग्स और हाइड्रोलिक फिटिंग्स बनाने के लिए जानी जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट shivkripaauto.com विजिट कर सकते हैं या फिर यहां दिए गए मेल आईडी या फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप भी हमारे किसी एपिसोड को स्पॉन्सर करना चाहें तो आप हमें thesteelreporter@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।